देखिए एनर्जी किस तरह से फॉर्म चेंज करती है। हमने एनर्जी खर्च करके पानी को ऊपर पहुंचाया और एक डैम बना दिया। डैम में पानी भर गया, उसके पास हाइट है, तो हम कहेंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? mgh। h इज हाइट, एनर्जी उसके पास स्टोर है। उसके बाद उस डैम के नीचे से हमने नहर निकाली, वाटर फ्लो हो रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी किसने बनाई? वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्शन हुआ। ये जब पानी फ्लो होता है तो रास्ते में हमने एक टरबाइन लगा दी, उस टरबाइन से हमने अपनी आटा चक्की लगा दी और आटा पीसना शुरू कर दिया। हमारा वर्क हुआ, आटा पीसने का वर्क। कैसे हुआ? हमने एनर्जी को यूज किया, एनर्जी को कन्वर्ट किया। अब ये एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं। ये फॉर्म आपने देखा, ये मैकेनिकल एनर्जी था। इसी तरह से हम हीट एनर्जी को जानते हैं, केमिकल एनर्जी को जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हेन वी कंप्रेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन समथिंग, नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस, लेकिन हम उसको कंप्रेस करते जाते हैं एक ही ऑब्जेक्ट में। हाउ डू वी डू दैट? वी स्पेंड अवर एनर्जी टू कंप्रेस इट। हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं और एक चार्ज, उसके ऊपर दूसरा चार्ज, उसके ऊपर तीसरा चार्ज, ये इसको कंप्रेस करके हमने रख दिया। इसके पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए, उससे बन गई। ठीक, अब यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? सिस्टम। सिस्टम मतलब कम से कम दो चार्ज, Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। जितने पार्टिकल होंगे उतनी एनर्जी हम इकट्ठी कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ा, एनर्जी हम स्टोर करके रख सकते हैं। एंड वन ऑफ द इक्विपमेंट इन विच वी कैन स्टोर एनर्जी इज कैपेसिटर। ठीक, लेकिन बेसिक एनर्जी का नेचर क्या है? वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी। तो ये जो चार्जेस को कंप्रेस करके एनर्जी को रखना है, ये हम कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से एनर्जी लेते हैं, उससे ये वर्क करते हैं कंप्रेस करने का और इसको स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं। ये जो दूसरी जगह से हम एनर्जी उधारी लेते हैं, जिससे वर्क करवाते हैं, वो हमारा कन्वीनियंस है। हम चाहे तो केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी ला सकते हैं। जिस चीज में केमिकल रिएक्शन कराकर हम चार्जेस को कंप्रेस कराते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बैटरी। सेल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल एनर्जी मिल जाती है, वो चार्जेस को धक्का देके इकट्ठा कर देती है और हमारे घर तक भेज देती है कंप्रेस करके। हम उसे बल्ब लगाते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम चाहे तो डायनेमो चलाएं स्टीम से। यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं। आगे क्या चीज हमने स्टडी करनी है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह बनती है और दूसरी जगह हमको चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर हाउस में बन रही है और मुझे अपने घर में चाहिए क्योंकि मैंने यहां पंखा चलाना है। अभी इस समय ये एनर्जी उस कमरे में रखी हुई बैटरी में बनती है और हमको यहां चाहिए क्योंकि यहां हमको लाइट जलानी है। तो उस एनर्जी को हम फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे फ्लो कराएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पानी को फ्लो कराते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए?
उसके लिए पहले हमें एक पानी का स्टोर चाहिए। पानी के स्टोर में क्या होता है, बहुत सारे पानी के पार्टिकल और एक हाइट। अगर हाइट नहीं होगी तो पानी फ्लो होके नहीं आएगा, पार्टिकल नहीं होंगे तो क्या फ्लो होके आएगा, दोनों चीज हमें चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम फ्लो कराते हैं तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल चार्ज का। मूव किसको कराएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मूव कराएंगे। ओके, उसके पास क्या होना चाहिए, पानी की जब हाइट होती है तो पानी दबता है, चार्ज एक जगह में कंप्रेस किए हुए भरे हुए होने चाहिए, दबा दबा के, स्प्रिंग जैसे। जब हम चार्ज को दबा के उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके पास कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, उसकी निशानी क्या है कि ये दबे हुए चार्ज हैं, इन पर काम किया जा चुका है, इनके पास एनर्जी है। तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास पोटेंशियल है। क्या है उसके पास, पोटेंशियल। तो चार्ज के पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल। तो एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है और उस चार्ज के पास हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक चार्ज है, हमारे पास स्टोर तैयार है। अब इस स्टोर को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक लो पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे और ऐसे जोड़ देंगे। जब हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ऐसे आएगा, वाटर ऐसे आएगा, फ्लो होगा। और जब ये फ्लो होगा तो रास्ते में हमने जो भी इसको लोड दिया, हमने आटा की चक्की लगा दी, पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया, उसको वो घुमाते चला जाएगा, चक्री में ऐसे घुमाएगा और हमारा काम हो गया। तो ये जो चार्ज ऐसे फ्लो होके आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पानी की धारा। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज की करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, यहां पर जो हमारे पास एनर्जी भरी हुई थी, उस एनर्जी से ये करंट ऐसे चलकर आई और उसने हमको यहां पर एनर्जी दे दी। तो एक एनर्जी को दूसरी जगह ले जाने के लिए जब चार्ज मूव करता है तो हम क्या कहते हैं कि क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट में फिर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों बनाई जाती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमको एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जानी है, वहां वर्क करना है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक मीडियम है, क्या ले जाने का, हाँ, एनर्जी ले जाने का मीडियम है। समझ आया। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी का मीडियम कैसे बनता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज हैज टू मूव, ये हमारा एक तरीका है। तो एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, ये है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी को कैरी करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, वन लाइन डेफिनेशन। ओके, इस करंट के साथ क्या मूव करता है, इस करंट से जब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ, और वही हमने पूरा स्टडी करना है। ये एनर्जी लेकर चलते हैं, ये जब चलते हैं तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं कि इनसे लाइट पैदा हो सकती है, इनके कारण हीट पैदा हो सकती है, इनके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो सकते हैं, इनके कारण हमारे मोबाइल चलते हैं, इनके कारण टीवी चलता है। बिजली से होने वाले जितने भी काम हैं सब किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। दोज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है। हाउ करंट फ्लो। हम सब ने बहुत सारे सिस्टम देखे हैं, जैसे एक सिस्टम आपने कन्वेयर बेल्ट का देखा है। कन्वेयर बेल्ट जिसमें कोयला जाता है,
और जब उस तरफ कोयला गिरता है उसके बाद उस कन्वेयर बेल्ट का क्या होता है, वापस आती है नीचे, फिर ऐसा ऊपर जाती है तो उसमें कोयला जाता है। ये इस तरह से कन्वेयर बेल्ट चलती है। ये एक मोटर लगी हुई है, रोलर लगा हुआ है, यहां से इसके ऊपर कोयला रखकर जाता है, यहां कोयला गिर जाता है और ये बेल्ट ऐसे वापस आ जाती है। सेम थिंग इज फॉर एस्केलेटर्स इन द मॉल। इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए ऐसा, और इस पर सीढ़ी लगा दो, स्टेयर्स, तो ये क्या बन गया, एस्केलेटर। ओके, इसी तरह से हमारे साइकिल की चेन है। यहां पर हमने पैडल को घुमाया और ये पिछले वाला चक्का चलता है, ये चेन ऐसे चलती है। अब इसमें अगर इस चेन, ये सभी चेन के सैंपल्स हैं, इसमें हमको क्या क्या चाहिए, इसमें दो चीजें हमको चाहिए, रिमेंबर इट, इट्स ए मस्ट। नंबर एक, ये एनर्जी लगाने वाली मशीन चाहिए। अगर मोटर नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। दूसरा, ये जो हमारी चेन है, इस चेन में कंटिन्यूटी चाहिए, सब पार्टिकल एक दूसरे से, सभी लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये अगर इसमें से आप बोलेंगे कि हम यहां फोर्स लगा रहे हैं, ये कोयला यहां जाकर गिरता है, ये अगर टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, तोड़ दिया यहां से, और अब आप सबको मालूम है क्या ये चेन चलेगी, नहीं चलेगी। क्या ये कोयला ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा। क्या ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर भी अगर ये टूट गया तो नहीं चलेगी। इसी तरह से जहां इलेक्ट्रिकल चार्जेस मुझे भेजे जा रहे हैं पावर हाउस से, जो कि यहां से 200 किलोमीटर दूर है, तो वो अपने घर से, वो उस पावर हाउस से मेरे घर तक ये दो तार लगाता है। एक तार नहीं भेजता, हमेशा दो तार आते हैं। प्लग में देखा आपने, ये दो तार आते हैं, एक ये और एक ये। एक में से इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक में वापस जाते हैं। फिर ये क्या करता है, फिर उसको एनर्जी देता है पावर हाउस, ये फिर आते हैं, फिर ऐसा जाते हैं, फिर ऐसा आते हैं, और ये पंखा है, इस पंखे को घुमाते हैं, घुमा के फिर ऐसा जाते हैं। तो कंपलसरी मेरे लिए दो चीजें क्या है, एक ये डायनमो मेरे पास होना चाहिए जो कि एनर्जी देगा घुमाने की, और दूसरा ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम होना चाहिए, एक दूसरे से हर पॉइंट पर जुड़ा हुआ, जो एनर्जी को कंडक्ट कर सके कंडक्टर। और ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस तरह से पूरा घूमते जाते हैं। मैं चाहता हूं पंखे को बंद कर देना, तो मैं इसको यहां से तोड़ दूंगा। अरेंजमेंट मैंने रखा है और इस अरेंजमेंट का नाम मैंने दे दिया है यस। इससे ये जिस पंखे को मैं चलाता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया लोड। और ये जो चीज है, लोड, स्विच, जनरेटर और कंडक्टर, इस पूरे को मिलाकर मैं क्या कहूंगा, सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या चीजें हुई, दो कंपलसरी चीजें, एक एनर्जी देने वाला, वो तो चाहिए, वही तो पूरा काम करेगा। दूसरा कंटिन्यूअस पाथ, कंटिन्यूअस रास्ता, उसको हम सर्किट कहेंगे। और ये बाकी जितनी चीजें बीच में लगी हैं, दे विल बी नोन एज कंपोनेंट्स, सर्किट कंपोनेंट। तो इसमें सर्किट कंपोनेंट कौन है, स्विच, लोड। अगर आप आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसमें हमने बीच में ये लगा दिया कैपेसिटर, तो दिस बिकम्स ए कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। तो कंपोनेंट एक जनरल वर्ड है which will be used for any member of the circuit। ओके, फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, टेल मी इन वन वर्ड, सर्किट। क्या चाहिए, सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रॉन कब दौड़ेंगे और कब नहीं दौड़ेंगे, ये सर्किट की दो सिचुएशन होती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं
बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, और जब बल्ब बंद है तो नहीं दौड़ रहे हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? देखिए, ये सर्किट है, ये यहां से टूटा हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहे। अब ये सर्किट के लिए मैं दो शब्द यूज करता हूं, सर्किट इज ओपन, सर्किट इज क्लोज्ड। क्या चॉइस करोगे आप? करंट नहीं फ्लो हो रही है, सर्किट इज ओपन। तो याद रखिए, ओपन सर्किट मींस टूटा हुआ ये, और करंट नहीं फ्लो हो रही। ओपन का ये मतलब मत समझिए कि लाइट चालू करो, सर्किट को ओपन कर दो। नो, इन फिजिक्स ओपन सर्किट मींस टूटा हुआ सर्किट। ओके, क्लोज सर्किट, नाउ यू नो दैट। सो व्हेन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक, तो ये ओपन एंड क्लोज। चार्ज फ्लो, चार्ज स्टॉप, फ्लो स्टॉप। ये समझ आ गया? ओके, तो करंट कब फ्लो होती है? जब सर्किट क्लोज होता है। क्लोज का मतलब सारे स्विच उसके क्लोज। ओके, ये चार्ज इसमें मूव करना शुरू हुए। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आया। फिर से अब हम स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि करंट की स्ट्रेंथ हम किसे कहेंगे। यहां पर हम खड़े हो गए, आपको हमने यहां खड़ा कर दिया कि यहां से चार्ज ऐसे पास हो रहा है, तो ऐसा करो, एक घड़ी चला लो और इसको गिनते जाना कितना चार्ज पास हो रहा है। खड़े हो गए वहां पे, और चौकीदार ने हमको बताया कि सर हर 1 सेकंड में 10 चार्ज पास होते हैं, 10 चार्जेस। ठीक है, हमने कहा कि हमको ज्यादा चाहिए, मोटर की स्पीड बढ़ाई, एनर्जी ज्यादा दी, तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, 20 चार्जेस पर सेकंड पार हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे करंट की स्पीड बढ़ गई। स्पीड नहीं, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद देखा 30 चार्जेस पर सेकंड, तो ये करंट उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ये हमारा करंट नापने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। 1 सेकंड में जितना चार्ज एक लोकेशन को पार कर लेता है, एक गेट को पार कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। सो द इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक, चार्ज के लिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज करते आए हैं? Q। याद आया? तो इंटेंसिटी ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एक्चुअली आई हमने कहां से उठाया? इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट के लिए आई। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। मान लीजिए हम वहां पर खड़े हो गए, 1 सेकंड में तो हम नहीं गिन पाए, हमने अपनी घड़ी चालू की और उसको क्वेश्चन किया चार्ज डिवाइडेड बाय टी, टाइम। So charge per unit time is electric current I, Q upon T. If the time is very small, then we will say it is dq by dt, और इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सो दिस dq by dt इज इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट। बड़ा सिंपल मेजरमेंट है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया, I इज इक्वल टू dq बाई dt। अब इसके बेसिस पर आगे स्टडी करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। करंट की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, 1 यूनिट करंट किसको बोलेंगे? तो आंसर है, इसको 1 बना दीजिए। If time we take as 1 second, then current is equal to charge.
which has passed through this cross section. तो नोट करिए, unit of electric current is unit of electric current is ampere. Unit of electric current is ampere. ये साइंटिस्ट जो एम्पियर थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम किया, उनके ऑनर में ये यूनिट रखा गया एम्पियर। इसका सिंबल ए, कैपिटल ए। कैपिटल इसलिए बिकॉज इट इज ऑन द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके, सो ये करंट का यूनिट हो गया। नाउ व्हाट इज ए यूनिट करंट? यूनिट करंट इज, इसका अगर हम यूनिट करंट बनाना चाहते हैं, देन 1 कूलम चार्ज शुड फ्लो इन 1 सेकेंड। देन हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? 1 एम्पियर। ठीक, ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो हाँ, एक बड़ी लॉजिकल चीज, जनरल लॉजिकल चीज, उसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर मैं आप सबको रिमाइंड करा देता हूं। यहां से हमने काउंट किया 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां पर हमने काउंट किया, ये उसी समय दूसरा आदमी यहां लगाया, क्या ये अपनी काउंटिंग 9 या 11 कर सकता है? क्या ये हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन 10 जा रहे हों, वर्क होने के बाद में ये स्लो हो जाएं और यहां से 9 जाएं? तो आंसर है नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर यहां से 10 हर 1 सेकंड में 10 आ रहे हैं, तो यहां से भी कितने जाने पड़ेंगे? 10। अगर 9 जाते हैं तो वो एक कहां गया? कहीं स्टोर हो गया, 1 सेकंड बाद एक और स्टोर हो गया, फिर 1 सेकंड बाद एक और स्टोर हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल, यहां कोई स्टोर है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? जो आपने क्लास 11th में वाटर फ्लो में बर्नौलीज प्रिंसिपल में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, किसी भी पाथ में एक तरफ से जितना फ्लूइड एंटर करेगा, दूसरी तरफ से उतना ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई स्टोरेज नहीं होगा। एक बार स्टोरेज भरेगा, उसके बाद जितना पानी आएगा उतना पानी निकलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। किसी भी एक सर्किट में, बिना ब्रांच वाले किसी भी एक सर्किट में, किसी भी लोकेशन पर जो करंट की वैल्यू है, दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट। अगर यहां पर करंट 11 एम्पियर है तो यहां कितनी होगी? 11 एम्पियर। यहां 11 एम्पियर, यहां 11 एम्पियर। नहीं होगी तो कहां जाएगी? समझ, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि हम उसके एडिशन कैसे करेंगे। तो हमने ना सर्किट बनाकर देखा, सर्किट बनाकर देखा कि डायरेक्शन से ये इफेक्ट होती है या नहीं होती। इधर से हमने करंट भेजी एक सर्किट से, ऐसे, ये करंट है I1, ये इसकी डायरेक्शन है। इधर से हमने दूसरे सर्किट से करंट भेजी, ये एक जंक्शन है स्विच बोर्ड, और यहां से इधर करंट ले ली हमने। ये करंट आ रही है 5 एम्पियर, ये करंट आ रही है 3 एम्पियर।
यहां पर करंट ऐसे जा रही है, ये करंट कितनी होनी चाहिए? हमारा वेक्टर रूल क्या कहता है? वेक्टर दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, 5 3, तो एक को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और ये 180 डिग्री है, तो 5 - 3 2, तो यहां कितनी करंट आएगी? 2। हमने नापा, अगर ये करंट 2 आई है तो इन दोनों का एडिशन किस रूल से हुआ? वेक्टर के रूल से। ठीक। दूसरा देखिए, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन आए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आए, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उन्होंने जाने का रास्ता देखा, इधर था, इधर चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन? करंट कितनी? 8 हुई ना। ऊपर से कितनी करंट आई? 5, इधर से 3। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मार तो नहीं देंगे, ठीक है? तो 5 और 3 आए, 8 इधर चले गए। यहां हम नाप रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। तो हमने क्या बोला? करंट कितनी है? 8। अब 8 है कि 2 है? तो हमने कहा है कि हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नाप लेते। हमने नापा तो हमको 8 मिला, 2 नहीं मिला। 2 कब आया था? जब हमने कौन सा एडिशन किया था? 8 कब आया था? जब कौन सा एडिशन किया? स्केलर। तो करंट क्या हुई? हमको मिली क्या? 8 एम्पियर। इसलिए करंट क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, समझ आ गया? सो करंट में डायरेक्शन होती है कि ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और 90 डिग्री पे भी जा सकती है, बट स्टिल डायरेक्शन होने के बावजूद हम उसको कहते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? द आंसर इज बिकॉज इट फॉलोज एडिशन लॉ फॉर स्केलर्स, डज नॉट फॉलो एडिशन लॉज फॉर वेक्टर्स। ठीक है? ठीक है? ये किस चीज का आंसर हुआ? वाई दिस? पहला क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रिक करंट हैज ए डायरेक्शन? आंसर यस। फिर से खाली डायरेक्शन पूछ रहे हैं ना, वेक्टर स्केलर नहीं पूछ रहे। Electric current has direction, but electric current is a scalar quantity. डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? अब इसमें इसको आपको पहेली जैसे ही पूछा जा सकता है, which quantity in physics has a direction but still it is a scalar quantity? Which is that quantity? Which is that quantity? इलेक्ट्रिक करंट इज दैट क्वांटिटी। ठीक है? ओके, ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट और उसकी स्ट्रेंथ आई। अब इसके बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये एक कंडक्टर है, ये जो इसका एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे ये सेक्शन हमको दिखेगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है। यहां से जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर चार्जेस ऐसे मूव करेंगे। 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन हम करते हैं कि एक यूनिट एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे चार्ज मिलकर
कितने एरिया में से जा रहे हैं? ए एरिया में से। ये ए एरिया 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है ये एरिया। तो इसका अगर हम यूनिट एरिया लेते हैं, उसमें चार्ज हमने कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया कि उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो वो करंट होगी टोटल करंट I डिवाइडेड बाय एरिया A। ये क्या हो गई? करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया। ये जो करंट पर यूनिट एरिया है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी के लिए हमने सिंबल बनाया हुआ है J। अच्छा, अब देखिए करंट डेंसिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होती है। सुनिए, ये एक कंडक्टर है, ये इसका एरिया है। मैंने ये आपसे कहा कि इसके अंदर ये एरिया ऐसा सीधा है, तो इसमें से पूरी करंट I जा रही है, तो हम I डिवाइडेड बाई A कर देंगे। इसका एरिया वेक्टर इधर होता है। ओके, इसका एरिया वेक्टर इधर होता है। अगर हमने ये एरिया को ऐसे टर्न कर दिया थीटा एंगल से, ये दिस इज टर्न बाय थीटा। अब आप देखिए ये करंट यहां से ऐसे चली गई, ये करंट यहां से ऐसे चली गई। सिर्फ इतनी सी करंट, ये वाली करंट इस एरिया से जाएगी, ये वाली करंट नहीं जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम हो गई, तो करंट डेंसिटी कैसी हो गई? कम हो गई। ये एरिया A है, ये अभी भी एरिया A है, लेकिन करंट जाने वाली उसमें कम हो गई, तो करंट डेंसिटी कम हो गई। तो करंट डेंसिटी एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर करंट डेंसिटी एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है तो हम उसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सो करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें I किसके बराबर होता है? J इंटू A। अच्छा, अब इसमें कितना I पास हो रहा है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली ये कितनी होगी? ये कितना है? एरिया A। ये एंगल है थीटा, तो ये इसका प्रोजेक्शन जो यहां पर आएगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा? A cos थीटा। ठीक है, तो A की जगह हमें क्या लिखना है? A cos थीटा, A थीटा, राइट। ये आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड है। I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? cos थीटा। तो J इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, A इज एरिया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज द टोटल करंट। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि इस जगह पर चार्ज डेंसिटी है 2, इसका एरिया है 3, मैंने ऐसे रखा, इसमें कितनी करंट जाएगी? 2 पर यूनिट एरिया, और ये एरिया कितना है? 3, तो टोटल करंट कितनी हो गई? 2 इंटू 3 6। इसमें कितनी करंट जा रही है? 6। अब इसी भीड़ में मैंने इसको रखा, इसका एरिया है 10। हर यूनिट एरिया में कितनी करंट जा रही है? 2 2 2, एरिया 10 है, टोटल कितनी करंट हो गई? 20। तो एरिया बड़ा होता जाएगा, करंट ज्यादा होती जाएगी, और क्या चीज एक समान है? करंट डेंसिटी। ये होती है करंट डेंसिटी, एरिया, टोटल करंट। अब इस एरिया को मैंने ऐसा लिटा दिया, ये ऐसा कर दिया, इसका ये एरिया वेक्टर है। ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। बताइए, ये जो चार्ज की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इसके बीच कितना एंगल?
0, cos 0 कितना होता है 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा J इंटू ए, यही हम लोग कर रहे हैं 2 इंटू 10। अब मैंने इस एरिया को ऐसे लिटा दिया, चार्ज आया ऐसे फ्लो होके गया, इस एरिया के अंदर कितना टच हुआ 0, तो करंट इसमें कितनी जा रही है 0। क्या मेरा फॉर्मूला भी बोलता है? आंसर है यस। ये रहा J, ये रहा एरिया वेक्टर, कितना एंगल, व्हाट इज cos 90 0, तो करंट कितनी हो गई 0। तो करंट इस पर डिपेंड करती है कि मैं जिस एरिया को पूछ रहा हूं, जिस एरिया को कंसीडर कर रहा हूं, दैट एरिया इज लाइक दिस और इट इज लाइक दिस। और ये हमको किससे पता लगेगा? एरिया वेक्टर और दिस इज चार्ज डेंसिटी, ऐसे जा रही, समझ आया? ओके, सो दिस यू विल रिमेंबर, चार्ज डेंसिटी, ये हमारे आगे जाके बहुत काम आएगा। दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों, ये दोनों कैसे हैं? वेक्टर वेक्टर, और जब इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट क्या मिलता है? स्केलर, आई स्केलर। समझ आ गया? ओके, सो दिस इज करंट डेंसिटी। ओके, अब इसके बाद अगली चीज करंट के बारे में जनरल, वो ये है कि करंट कितने टाइप की हो सकती है। तो करंट, बहुत सारे टाइप की करंट हो सकती है। हम लोग अभी सिर्फ उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और बाद में एक एक करंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स, पहला डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसी को हम कहेंगे स्टेडी करंट। हमने एक बल्ब लगाया, पंखा लगाया और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको नापने वाली एक मशीन लगा दी, एम्पियर मीटर, और घड़ी लेके बैठ गए। हमने उसका ग्राफ बनाया, टाइम, और यहां पर करंट की स्ट्रेंथ एम्पियर में। हमने जब अपनी घड़ी में देखा, वो हमको दिखा रहा था 2 एम्पियर, 2 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 2 एम्पियर। फिर एक इंस्टेंट के बाद देखा, अभी भी 2 एम्पियर, फिर से 2 एम्पियर। एक सेकंड बाद देखा 2 एम्पियर, फिर एक इंस्टेंट के बाद 2 एम्पियर। जब भी हम देखते हैं हमको कितनी दिखती है? 2 एम्पियर। और उसकी डायरेक्शन हमको एक तरफ ही दिखती है। ये हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। एक इंस्टेंट के बाद देखा इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया प्लस, और हमारे ग्राफ में ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये करंट ऐसी उल्टी होती ये, तो मैं इसको क्या लेता? माइनस, और इसका डॉट यहां लगाता, पर ये माइनस नहीं हुई, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते जा रही है। तो इसके डॉट हमेशा सिर्फ किधर आ रहे हैं? प्लस की तरफ। अब ये सारे प्लस को मैंने जोड़ा, ये सब डॉट्स को जोड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ बन गया? करंट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, करंट की वैल्यू न ज्यादा होती है न कम होती है। ज्यादा होगा तो लाइन इधर जाएगी, कम होगा तो लाइन इधर जाएगी, उल्टा हो जाएगा तो लाइन इधर चली जाएगी। ये क्या दिखा रहा है? एक जैसी करंट है, न कम होती है न ज्यादा होती है, और अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदलती है। इसको क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट में डीसी। ठीक है, ये डीसी हो गई। अब दूसरे तरह की और किस किस तरह की करंट्स होती हैं? कुछ करंट ऐसी हमको सर्किट्स में मिलती हैं जो कि स्टडी नहीं होती है, पहले कम होती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल करंट्स। देखिए ये जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा करंट कितने टाइप की होती है, तो उसने लिखा 2 टाइप की, इसने लिखा 3 टाइप की, किसका आंसर करेक्ट है? ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ टाइप्स इसलिए बता रहा हूं कि ये नॉमेनक्लेचर हम लोग यूज किया करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम किस करंट का होता है।
है ना, इसलिए। तो ये डीसी करंट, स्टेडी करंट ये होगी जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम फॉर क्वाइट ए लेंथ ऑफ टाइम। काफी समय तक इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही रहता है। ऐसी करंट को क्या कहेंगे? स्टेडी करंट। दूसरा, इसी का उल्टा यूज कर लेते हैं, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट कैसी रहेगी? ये यहां से कम से शुरू हुई, ज्यादा होती गई और अब ये ज्यादा ही रह गई। दिस इज टाइम, दिस इज करंट, ये वेरिएबल करंट होगी। ठीक है, और ऐसा चलते चली गई। और हम एक शब्द यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कितनी देर तक जिंदा रहेगी, एक इंस्टेंट तक। ये करंट हम लोग यूज कर चुके। जैसे पिछले चैप्टर में कैपेसिटर में हमने पढ़ा, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड इट गेट्स चार्ज्ड। तो चार्ज कहां से चल के गया? बैटरी से। और कहां तक गया? कैपेसिटर की प्लेट तक, उस तार में से। कितनी देर लगी? एक इंस्टेंट। ऐसे उड़ के गया चट से, कैपेसिटर में जाके गया। अब आगे पार तो नहीं कर सकता, बीच में कुछ नहीं है, वहां रुक गया। अगर चार्ज का चलना रुक गया तो करंट क्या हो गई? जीरो। लेकिन चार्ज गया तो when the charge was moving, that was a current and it stopped immediately. Such currents are known as charging current. इसी तरह से एक कैपेसिटर का प्लस और माइनस दोनों को हमने ऐसे ऊपर मिलाया, सारे चार्ज इसमें से माइनस में आ गए, एक इंस्टेंट में माइनस में आ गए। जब वो चार्ज मूव कर रहे हैं उस समय करंट फ्लो हो रही है, और जैसे ही चार्ज की क्वांटिटी खत्म हो गई करंट बंद हो गई। कितनी देर लगी? एक इंस्टेंट। दैट इज नोन एज डिस्चार्ज करंट। चार्ज करंट और डिस्चार्ज करंट दोनों का टाइम बहुत कम होता है, इसलिए दोनों के साथ हमने एक और टाइटल लगा दिया, इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या थी? इंस्टेंटेनियस करंट ये होती है जो एक बहुत कम टाइम के लिए आती है, चली जाती है। अभी इस कमरे में इंस्टेंटेनियस करंट आई थी, आपने सुना? आवाज आई थी? यस, बिजली जो अभी गिरी, अभी जो बिजली गिरी थी यहां से अर्थ में गई है, तो उसकी चट से एक आवाज आई थी। एनीवे, दैट वाज इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो थर्ड, इंस्टेंटेनियस करंट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट। चार्ज स्टार्ट होगी, वेरी हाई करंट, और थोड़ी देर में ये करंट कैसी हो जाएगी? जीरो। दिस इज चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इसके बाद एक और तरह की करंट हम लोग यूज किया करेंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ये करंट का वो टाइप है जो हम अभी अपने घर में यूज कर रहे हैं। यहां पर इसमें किस तरह की करंट होती है? ये एक बड़ी स्पेशल करंट होती है। अभी हम इसका खाली डेफिनेशन हम सिर्फ लिखेंगे, और ये पूरा एक चैप्टर आपको स्टडी करना है। नॉट ओनली वन, यू हैव टू स्टडी 2-3 चैप्टर्स ऑन एसी करंट, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। फिलहाल एसी करंट किसको कहेंगे? ये हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पर ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हुए। पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है 0 पर सेकेंड, फिर हुआ 1 पर सेकेंड, फिर हुआ 3 पर सेकेंड, फिर हुआ 5 पर सेकेंड। करंट की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। फिर 3 पर सेकेंड कम हो गई, 2 पर सेकेंड कम हो गई, 0 बंद हो गई। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए, 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड,
5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, बंद हो गए। फिर ऐसी शुरू हुई 0 to 5, 5 to 0, 0 to 5, 5 to 0, 0 to 5, 5 to 0। तो ये कैसे हो गया? ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है पेंडुलम जैसे ऐसा चले, फिर ऐसा चले, फिर ऐसा चले, फिर ऐसा चले, कहीं गए नहीं, ना इधर गए ना इधर गए, यहीं ऑसिलेट कर रहे हैं। पर हमने जहां पर काउंटिंग का गेट लगाया, ये ऐसे 5, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे, पहले स्लो जाते हैं, फिर स्पीड से जाते, फिर स्लो जाते हैं, फिर स्पीड से जाते, फिर वापस आते। तो यहां पर चार्ज चला कि नहीं चला? चला। हमने काउंट किया कि जा रहा है, जैसे ही चार्ज चला हमने क्या बोला? करंट फ्लो हो रही है। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वही चार्ज वापस आ रहा है, आने दो। हमारी करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक क्रॉस सेक्शन से चार्ज पार हुआ, करंट फ्लो हो गई। वही चार्ज फिर यहां से आ गया, कोई बात नहीं, फिर करंट फ्लो हो गई। फिर वो चार्ज यहां गया, फिर करंट फ्लो हो गई। तो अल्टरनेटिंग करंट में दूर से आते हुए चार्ज नहीं जाते, वहीं के वहीं चार्ज क्या करते हैं? ऑसिलेट होते हैं। लेकिन हम जहां क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं वहां पर ऐसे गए, ऐसे गए। अब मुझे यहां पर एक मिट्टी की दीवार है, यहां पर मुझे गड्ढा करना है। यहां से मैं एक कुदाली लाया, ऐसे गड्ढा किया, चली गई। दूसरी आई, गड्ढा किया, चली गई। तीसरी आई, किया, 100 आ गई, किया, गड्ढा हो गया, मेरा काम हुआ। उसकी जगह सिर्फ मेरे पास 5 कुदाली है, ये ऐसे रगड़ते हुए गई, फिर यही ऐसे रगड़ते हुए आई, फिर रगड़ते हुए गई, फिर रगड़ते हुए आई, गड्ढा हो गया। मेरे को तो अपने काम से मतलब। तो ये वाली जो स्टाइल है इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने की स्टाइल, ये वाली भी करंट है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन को ये क्रॉस कर रहा है, और ये वो सारे इफेक्ट हमको दिखाती है जो इलेक्ट्रॉन के चलने से पैदा होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये भी इलेक्ट्रॉन चले, और ये जो ट्रेन जैसे आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन चले, इसलिए दोनों इफेक्ट एक जैसा शो करेंगे, दोनों एक जैसी हीट पैदा कर सकते हैं, दोनों बल्ब को गर्म करके जलाते हैं, दोनों पंखा को चलाते हैं, सारे काम दोनों कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, वो हम उसको स्टडी कर लेंगे। लेकिन बेसिकली दोनों में एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। तो ये टाइप की जो करंट होगी उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेटिंग? क्योंकि एक बार इधर जाती है, फिर अल्टरनेट डायरेक्शन में जाती है, फिर इधर जाती है, फिर अल्टरनेट डायरेक्शन में जाती है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। दिस वी विल स्टडी इन एसी चैप्टर। सो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? जब एक डायरेक्शन में जाती है तो इसको हम पॉजिटिव करंट कहेंगे, उल्टी डायरेक्शन में जाती है तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव करंट कहेंगे। ये है आई, ये है टाइम। और देखिए पहले शुरू में आई 0 था, 1 सेकंड बाद इतना बढ़ गया, 2 सेकंड बाद इतना बढ़ गया, 3 सेकंड बाद इतना बढ़ गया, 4 सेकंड में कम होना शुरू हुआ, 5 सेकंड में और कम, 6वें सेकंड में 0 हो गया। अब ग्राफ हमने बनाया तो देखा ये ऐसे ग्राफ बना। उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में गया तो फिर से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 एम्पियर। डायरेक्शन उल्टी है इसलिए ग्राफ किधर बना? नीचे। ये ग्राफ बना। ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंटेशन है? अल्टरनेटिंग करंट। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम अलग अलग एडजेक्टिव लगा सकते हैं। डायरेक्ट करंट एंड स्टडी करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट इज, हमने इसमें एक चीज यूज की है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेड बाय फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। चार्ज फ्लो होते हैं से क्या मतलब है? पूरा चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक कैरिड ऑन ए पार्टिकल। इसमें कंपलसरी चीजें क्या है? पार्टिकल।
बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं होता, तो पार्टिकल तो चाहिए। तो जब भी हम कहेंगे चार्ज इज मूविंग, तो क्या चीज गिवन हो जाएगी? देयर इज सम पार्टिकल विच इज मूविंग। तो याद रखिए, करंट फ्लो होने के लिए पार्टिकल चाहिए ही चाहिए। भले फिर से करंट क्या है? एनर्जी। यह मैं थोड़ी देर इस पे आऊंगा, लेकिन करंट के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल, और पार्टिकल का मूव होना ये चाहिए। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? चार्ज कैरियर। तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज कैरियर। क्या दुनिया में अकेला इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज होता है? आंसर है नो। जिस एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, ये छोड़कर गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस। ये जो बाकी बचा, इसके पास कौन सा चार्ज है? फिर से एटम के पास नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जीरो। इस जीरो में से एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, बाहर फेंक दिया। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है? माइनस ई। तो ये जो बाकी बचा, इसके पास क्या है? तो ये चार्ज कैरी करता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये बाकी एटम भी करता है। दिस इज ऑल्सो ए चार्ज कैरियर। इसी तरह से हमने एक नमक का सॉल्यूशन बनाया, NaCl, तो उसके अंदर जो Na है उसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जो भी आप कहते हो आयन है। एक एटम है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन वो एक पार्टिकल है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो भी क्या है? चार्ज कैरियर। उसको केमिस्ट्री में आप क्या कहते हैं? आयन। ठीक। Cl इज अगेन आयन। ठीक है। ऐसे ही H2SO4, SO4 इज ए आयन। तो ये एक चार्ज कैरियर है। सो एनी पार्टिकल विच कैरीज चार्ज एंड हेल्प अस फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पार्टिकल जब चलता है तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये शब्द आपको याद रहेगा, चार्ज कैरियर। ठीक। अब ये चार्ज कैरियर के वैरायटी देखिए क्या क्या होते हैं। चार्ज कैरियर हमने देखा, करंट हम किस में फ्लो कराते हैं? आंसर है कंडक्टर में फ्लो कराते हैं, मेटल में फ्लो कराते हैं। क्या हम पानी में, एसिड में करंट फ्लो कराते हैं? यस, उसमें कराते हैं। क्या हम गैस में करंट फ्लो कराते हैं? यस, कराते हैं, तभी तो ट्यूबलाइट जलती है। इस तरह से हमने देखा करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास मीडियम कौन कौन से हैं? मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन छोड़कर जो बाकी का एटम बचेगा वो इतना भारी होता है और इतना फिक्स होता है कि वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, चलता नहीं है, और अगर वो चलेगा नहीं तो करंट नहीं बनाएगा। इसलिए मेटल्स में करंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन को। तो मेटल में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स HCl सॉल्यूशन, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H भी चलता है, Cl भी चलता है। इलेक्ट्रॉन चलता है क्या? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसमें। कौन कौन है? H आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? क्या बोलते हैं आप केमिस्ट्री में उसको? कैटायंस एंड, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटायंस और एनायंस, ये किस में मिलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते। अच्छा, गैसेस में जब हम करंट पास करते हैं तो कौन चलता है? तो आंसर है कोई नहीं चलता, बिकॉज गैसेस आर बैड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स तो कोई नहीं चलता है।
अच्छा, अगर कोई नहीं चलता है तो ट्यूबलाइट कैसे जलती है? ट्यूबलाइट, सोडियम वेपर लैंप, ये सब में या दूसरे हमारी जो ट्यूब्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो दैट इज ए स्पेशल कंडीशन, उसको हमको याद रखना है। स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर हम गैस का प्रेशर बहुत कम कर दें तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है। और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में कौन पार्टिसिपेट करता है? मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, जब हम किसी चीज को चार्ज करते जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ते जाता है, एक लिमिट आने के बाद क्या होता है? कुछ याद आया? पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बढ़ते, हाँ, वोल्टेज बढ़ गई, उसकी लिमिट आ गई, उसके बाद हमने और चार्ज दिया, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके जो साथ में लगा हुआ एयर का पार्टिकल है, उस एयर के पार्टिकल से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया। फिर हमने इसको चार्ज दिया, फिर हवा में से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, याद आया? हवा से इलेक्ट्रॉन आना, हवा क्या है? गैस, उसमें से इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज चल के आया, दैट इज चार्ज कैरियर। तो गैस का जब प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो इवन कम वोल्टेज पर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएगा और मूव करेगा। कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। इसलिए चार्ज कैरियर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो गैसेस में कम प्रेशर पर एक चार्ज कैरियर पैदा हो जाता है, उसका नाम क्या? इलेक्ट्रॉन। Gases are insulators, no charge carriers. However, तो solid metals, what is the charge carrier? Electrons. Solid non-metals, no charge carrier. इसलिए वो चार्ज कैरी नहीं करते, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होती। ये एक छोटी सी चीज आपको लग रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट फ्लो होने के लिए कंपलसरी क्या चाहिए? चार्ज कैरियर। अगर चार्ज कैरियर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर हमने जूता पहना है, जूते का सोल रबर का बना है, रबर में चार्ज कैरियर नहीं है, तो हमको करंट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। अगर अर्थ तक चार्ज जाना चाहते हैं, करंट बन के जाएगी, लेकिन वो करंट जा नहीं पाएगी क्योंकि रास्ते में क्या लगा है? रबर, और रबर के पास चार्ज कैरियर नहीं। मेरे पास दो प्लेट्स हैं, बरसात के दिन में इसमें करंट पास हो रही है, गर्मी के दिन में नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ वाटर है, वाटर इज हैविंग चार्ज कैरियर्स, करंट पास होती है। सूखी गर्मी वाले दिनों में इसके पास चार्ज कैरियर नहीं है, करंट नहीं पास होती। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर? करंट इज चार्ज कैरियर। और ये तीनों केसेस में ये चार्ज कैरियर्स आपको याद रखना है।